निष्ठा 2020-21 ऑनलाइन सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण में आप सभी का स्वागत है। मॉड्यूल 11 भाषा का शिक्षण शास्त्र, जिसके सत्र भाषा का आकलन एवं प्रक्रियाएं आपके समक्ष प्रस्तुत है। इस सत्र में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि भाषा का आकलन किन विधियों या गतिविधियों के द्वारा हम सरल और रुचिपूर्ण तरीके से कर सकते हैं। भाषा आकलन की किन प्रक्रियाओं को हम कक्षा तक ले जाकर अपने विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में वांछित सुधार ला सकते हैं तथा भाषा के आकलन से जुड़ी कई समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। प्रशिक्षण प्रारंभ करने से पहले जानते हैं प्रशिक्षण अधिगम प्रतिफलों को। इस प्रशिक्षण के पश्चात प्रतिभागी जान पाएंगे भाषा आकलन के विभिन्न पहलुओं को, भाषा के सतत एवं व्यापक आकलन के तरीकों को, स्व आकलन एवं साथी समूहों द्वारा आकलन की अवधारणा को, आकलन के विभिन्न बिंदुओं तथा प्रकारों को और आकलन से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों को, जो कि रुचिपूर्ण होने के साथ साथ सहज और सरल भी होती हैं। भाषा आकलन या लैंग्वेज असेसमेंट के लिए प्रश्न पत्रों पर आधारित आकलन कितना प्रामाणिक हो सकता है। जैसे आज रानी मैडम ने रीडिंग स्किल यानी पढ़ने के कौशल का आकलन करने के लिए एक टेस्ट पेपर तैयार किया है। उनकी कक्षा में भिन्न भिन्न अधिगम स्तर के विद्यार्थी हैं, जैसे आप सबकी कक्षा में होते हैं, और उनके अधिगम स्तर को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न पत्र का विकास किया गया है। इसका मतलब है कि प्रश्न पत्र में हर स्तर के प्रश्नों को पूछा गया है, जिससे हर अधिगम स्तर के विद्यार्थी उस प्रश्न पत्र को अटेम्प्ट कर सकें। क्या आपको लगता है कि रानी मैडम ने आकलन का सही तरीका अपनाया है? बिल्कुल। उन्होंने प्रश्न पत्र को इस तरह विकसित किया जिससे कि हर स्तर के विद्यार्थी अपने अपने स्तर के प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। उसके पश्चात रानी मैडम भी अपने बच्चों के स्तर का आकलन सही तरीके से कर सकें। भाषा की कक्षा में आकलन का उद्देश्य है भाषा की समझ और इसे संदर्भों में उपयोग करने की क्षमता और सौंदर्यपरक पहलू परख सकने की क्षमता का मापन। क्योंकि आकलन सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, इसलिए आकलन करने से पहले हमें यह भी देखना आवश्यक है कि आपने किसी कौशल को प्राप्त करने के लिए बच्चों को कौन कौन से अवसर दिए हैं। आकलन छात्रों के अधिगम एवं विकास के व्यवस्थित आधार का अनुमान है। आकलन के पश्चात हम ये जान सकते हैं कि हमारे छात्रों ने किसी विशिष्ट विषय वस्तु में किस अधिगम स्तर को प्राप्त किया है तथा उनके पिछले आकलन की रिपोर्ट से इस आकलन की रिपोर्ट में कितना विकास हुआ है। तो उस व्यवस्थित आधार का अनुमान लगाकर शिक्षक अपनी शिक्षण प्रक्रिया और गतिविधि के तरीकों का मापन कर सकते हैं। आकलन किसी भी वस्तु को परिभाषित कर चयन, रचना, संग्रहण, विश्लेषण, व्याख्या तथा सूचनाओं का उपयुक्त प्रयोग कर छात्र विकास तथा अधिगम को बढ़ाने की प्रक्रिया है। भाषा का आकलन अन्य विषयों के आकलन से किस प्रकार भिन्न है और भाषा का आकलन करते करते हम किस तरह से अन्य विषयों का भी आकलन कर सकते हैं, ये भी बहुत जरूरी है। तो एक भाषा का शिक्षक जब अपने विद्यार्थियों का आकलन करता है तो वह क्या देखना चाहता है कि विद्यार्थी भाषा को कितना समझ पाया है, किताब में लिखे वाक्यों या शब्दों को वह कितना और कैसे पढ़ पाता है, क्या वह रुक रुक कर पढ़ता है या धारा प्रवाह, और यदि उसको पढ़ने, लिखने या बोलने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई आ रही है तो आखिर उसका क्या कारण हो सकता है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कोई डॉक्टर अपने मरीज को उसके रोग को जाने बिना उसका इलाज नहीं कर सकता, उसी प्रकार शिक्षक अपने बच्चों की समस्याओं को जाने बिना उसका समाधान नहीं कर सकता। क्या विद्यार्थी अक्षरों को पहचान पा रहा है,
या फिर शब्दों को इकाई रूप में ठीक से पढ़ पा रहा है या वह उसको पढ़ पाने में अभ्यस्त नहीं है। भाषा को विद्यार्थी सुनकर कितना समझ सकता है और सुनकर समझने के बाद उसी भाषा के वाक्यों को अपने भाषा में किस तरह अभिव्यक्त कर पाता है। अभिव्यक्त करते समय उसके अंदर कितना आत्मविश्वास होता है, कितनी प्रवाहता होती है और कितना उसका उच्चारण शुद्ध या अशुद्ध होता है। ये सभी बिंदु भाषा आकलन में एक शिक्षक की बहुत मदद करते हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे सभी शिक्षक भाषा आकलन करते समय कुछ प्रस्तावित बिंदुओं को ध्यान में रखें। आकलन क्यों जरूरी है? क्या आकलन सिर्फ इसलिए जरूरी है जिससे हम बच्चों की प्रगति तिमाही, छमाही या वार्षिक परीक्षा के अंत में जान पाए, या हम ये जान पाए कि बच्चे ने गणित में कितना स्कोर किया या विज्ञान में उसके कितने नंबर आए? नहीं, आकलन जैसा कि हमने कहा एक सतत प्रक्रिया है जो कि पूरे सत्र में हमेशा चलती रहती है और आकलन बच्चों के स्तर को जानने के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो सबसे पहले सीखने के स्तर को जानने के लिए आकलन की आवश्यकता होती है कि हमारे विद्यार्थियों ने किस विषय वस्तु को कितना सीखा है, किस विद्यार्थी ने किस स्तर को प्राप्त किया है या सीखने की प्रगति कितनी की है। कई बच्चे एक किसी विषय वस्तु को बहुत आसानी से और जल्दी सीख लेते हैं, परंतु कई बच्चों को उसमें कुछ कठिनाई आती है, उनके सीखने का स्तर थोड़ा सा कम होता है। तो हम उस सीखने के स्तर की जो गति है उसको किस तरह बढ़ा सकते हैं, ये हम आकलन के डेटा के बाद तय कर सकते हैं। प्रतिफलों की रिपोर्टिंग के लिए सीखने के प्रतिफल जो लर्निंग आउटकम्स हैं उनकी रिपोर्टिंग हम आकलन के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि लर्निंग इंडिकेटर्स जब हमारे सामने हैं और हम अपने बच्चों को असेस कर रहे हैं ऑन डेली बेसिस, ऑन रेगुलर बेसिस, तो वहाँ पर सीखने के प्रतिफलों की रिपोर्टिंग हम आकलन के माध्यम से कर सकते हैं। आगामी कार्य योजना बनाने के लिए, जिससे हमारे शिक्षण में कहाँ पर क्या कमी रह गई है या हमने जिन पाठ्य योजना का उपयोग करके अपनी कक्षा में कक्षा शिक्षण किया है उसके आगे की कार्य योजना किस तरह से होनी चाहिए या बननी चाहिए, वो हम आकलन के द्वारा जान सकते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में सुधार हेतु हम सभी जानते हैं द टीचिंग इज अ न्यू चैलेंज एवरी डे, अर्थात हमने कल जो पढ़ाया है हमें आज उससे बेहतर पढ़ाना है। तो यदि हम बच्चों का आकलन करते हैं तो हम ये जान पाते हैं कि हमारे किस तरीके में कौन सी कमी थी, किस प्रक्रिया ने हमें उतना अच्छा परिणाम नहीं दिया जितना हमने सोचा था। तो उस प्रक्रिया को समायोजित करने के लिए, उस प्रक्रिया को और बेहतर बनाने के लिए हमारे पास आकलन का डेटा होता है और वो डेटा हमें हेल्प करता है, मदद करता है हमारी शिक्षण प्रक्रिया में सुधार के लिए। अधिगम स्तर में सुधार के लिए आकलन की बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि बच्चों के सीखने के स्तर को जैसे हम जानते हैं, उसको जानने के बाद हमने अपना एक डेटा बनाया, एक टेबल बनाई और उस टेबल को इम्प्रूव करने के लिए, अपने इंडिविजुअल बच्चों में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, उनके अधिगम स्तर में सुधार करने के लिए हम आकलन से संकलित डेटा को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए भाषा का आकलन, क्योंकि भाषा हर विषय से जुड़ी है, हर विषय के साथ उसका उतना ही गहरा संबंध है जितना स्वयं भाषा से, तो इसलिए भाषा का आकलन अत्यंत जरूरी है। आइए देखते हैं एक आकलन का छोटा सा वीडियो कि कैसे शिक्षक अपनी कक्षा में आकलन को समझते या करते हैं।
आकलन का तरीका शायद सही नहीं था, क्योंकि आकलन बच्चों की क्षमता, कुशलता और दक्षता का होना चाहिए, ना कि उसका जो कि किसी शिक्षक ने अपनी कक्षा में लिखवाया है। भाषा आकलन के कुछ बिंदु प्रस्तावित तो किए जा सकते हैं, परंतु उनको अंतिम नहीं माना जा सकता। कक्षा और बच्चों के स्तर और भाषा संबंधी कक्षाई प्रक्रियाओं के अनुसार आकलन की रूपरेखा और बिंदु तय किए जा सकते हैं। और भाषा आकलन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चों द्वारा भाषा प्रयोग, फिर चाहे वह मौखिक रूप में हो या लिखित रूप में। बच्चों के संदर्भ में ही उसका आकलन किया जाना चाहिए। बच्चों की आपसी तुलना उचित नहीं है, क्योंकि सभी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं और उनका स्वागत किया जाना चाहिए। बच्चों की भाषा के आकलन से प्राप्त जानकारी के अनुसार बच्चों को आवश्यकता अनुसार मदद उपलब्ध कराई जा सकती है और आकलन से प्राप्त जानकारी को अन्य शिक्षकों, अभिभावकों और बच्चों के साथ भी साझा किया जा सकता है, जिससे कि बच्चों के भाषा विकास में सभी अपनी अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकें। देखते हैं आकलन के कुछ प्रमुख प्रस्तावित बिंदुओं को, जैसे सुनने और बोलने के समय यदि बच्चे दूसरों की बात को धैर्य और रुचि के साथ सुन रहे हैं, सुनकर अपनी प्रक्रिया व्यक्त करने की पहल करते हैं और अपनी भाषा में आत्मविश्वास के साथ अपनी बात को कहते हैं, लक्ष्य भाषा में अपनी बात को कहते हैं और अपनी बात के लिए तर्क भी देते हैं। उनके विचारों में क्रमबद्धता है, बोलने में स्पष्टता है, उचित उतार चढ़ाव, गति प्रभाव के साथ अपनी बात कह सकने की कुशलता आना। पढ़ने के लिए उनके अंदर कितनी रुचि है, क्या वे बोर्ड पर लिखी हुई बातों को अनुमान लगाकर पढ़ पाते हैं और पढ़ते समय विभिन्न स्ट्रैटेजीज या युक्तियों का प्रयोग कर पाते हैं, जिससे कि वो अपने पढ़ने के स्तर को अधिक सुधार सकें। जो भी वो पढ़ रहे हैं उससे क्या वो अर्थ निकाल सकते हैं। सहज उतार चढ़ाव, प्रभाव और गति के साथ भाव अनुसार पठन कर पा रहे हैं। पढ़ी गई सामग्री के बारे में अपनी प्रतिक्रिया या राय व्यक्त कर पाते हैं, प्रश्न पूछते हैं या अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हैं। इन बिंदुओं पर हम बच्चों का आकलन कर सकते हैं। लिखने में कितनी उत्सुकता दिखाते हैं, किसी संदर्भ के अनुसार शब्दों और वाक्यों का चयन कर पाते हैं, अभिव्यक्ति, विचारों की मौलिकता, नवीनता एवं कल्पनाशीलता के साथ अपने लेखन को शुरू कर पाते हैं, स्वनियंत्रित लेखन की ओर बढ़ रहे हैं, विराम चिन्हों का प्रयोग या भाषा का सृजनशील प्रयोग कर पा रहे हैं। इन बिंदुओं पर यदि हम बच्चों का आकलन करते हैं तो शायद हम ये समझ पाते हैं कि उनको किस कौशल को प्राप्त करने के लिए किस गतिविधि, किस तरह के सपोर्ट सिस्टम या किस तरह के शिक्षण प्रक्रिया की आवश्यकता है। समझते हैं स्व आकलन और साथी समूहों द्वारा आकलन की परिकल्पना को। स्व आकलन स्वयं की दक्षताओं, क्षमताओं, कमियों, शक्तियों तथा कुशलताओं का आकलन करने की प्रक्रिया है, जिसमें बच्चे स्वयं ही अपनी कमियों को, अपनी शक्तियों को और अपनी दक्षताओं को जानने का प्रयास करते हैं। कई बार अपने टेस्ट पेपर्स, कई बार अपने पढ़ने, सुनने और बोलने की क्षमता को गतिविधि के द्वारा भी खुद को आंक सकते हैं। इसमें छात्र गतिविधियों, परीक्षाओं या प्रयोगों द्वारा खुद का आकलन करते हैं। साथी समूहों द्वारा आकलन एक विस्तृत प्रक्रिया है। इसमें छात्र निष्पक्षता के साथ अपने साथियों का आकलन करते हैं, बिना ये भाव रखे कि उनके साथी उनके मित्र, उनके दोस्त या उनके सहपाठी हैं, और पृष्ठपोषण या फीडबैक प्रदान करते हैं। और इसको हम सहपाठी आकलन या पीयर असेसमेंट भी कह सकते हैं। साथी समूहों द्वारा आकलन में बच्चों को एक तरह की स्वतंत्रता होती है।
और उसमें बच्चे निडर होकर अपने साथियों द्वारा किए गए आकलन को स्वीकार करते हैं। तो इस तरह के आकलन से बच्चों में सहयोग की भावना का विकास होता है और इसके साथ ही साथ वह आकलन में बताए गए फीडबैक को पॉजिटिवली लेकर अपने गलतियों, कमियों या शक्तियों, कुशलताओं में ज़्यादा सुधार की संभावना पैदा होती है। इस तरह से साथी समूहों द्वारा आकलन और स्व आकलन बच्चों के लिए मददगार साबित होता है। आज मीता ने कक्षा में आते ही रोज की तरह सभी बच्चों से उनके बारे में बातचीत शुरू की। जैसे मोहित का बुखार कैसा है, रेशमा ने कल विद्यालय से घर जाकर क्या किया, बच्चों ने कौन कौन सी किताबें पढ़ ली हैं, किसी को छुट्टी के समय कोई पेंसिल मिली क्या, रेहाना की पेंसिल नहीं मिल रही है आदि। बच्चों ने भी अपनी अपनी बात कही, लेकिन नंदिनी ने जब अपनी बात कही तो वो इस अंदाज में कही कि सबका ध्यान उसकी ओर चला गया। नंदिनी ने कहा, पता है मैंने कल रास्ते में बहुत लंबा सांप देखा। मीता और कक्षा के सारे बच्चे उत्सुक हो गए कि फिर क्या हुआ, और सभी विद्यार्थी सांप के बारे में बात करने लगे। कक्षा के सभी बच्चे नंदिनी को सांप मिलने वाली बात में ज्यादा रुचि ले रहे थे, क्योंकि यह उनका रुचि का क्षेत्र था और मीता ने इस चीज को ध्यान से देखा। नंदिनी बहुत आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कह रही थी। उसके कहने के अंदाज में भाव प्रवणता थी। मीता ने देखा कि मोहित बहुत धीमी आवाज में पूछी गई बात का जवाब देता है और बात करते समय उसकी नजरें झुकी रहती हैं। इसके बाद मीता ने नंदिनी द्वारा कहे गए वाक्य को बोर्ड पर लिखा और बच्चों को पढ़ने के लिए कहा। कुछ बच्चे उस वाक्य को धारा प्रवाह पढ़ पाए, कुछ बच्चे कुछ शब्दों पर अटक गए। इस तरह से मीता ने अपने छात्रों का भाषा सीखने सिखाने के दौरान आकलन किया। इतना ही नहीं, मीता ने नंदिनी की बात से आज के पाठ बहादुर बिट्टू को भी जोड़ा। उस कहानी का संदर्भ लेते हुए मीता ने अपने विद्यार्थियों को बताया कि जिस तरह से नंदिनी ने सांप का बिना डरे मुकाबला किया, उसी तरह बहादुर बिट्टू ने भी जीवन में ऐसे कई बहादुरी के काम किए और बच्चे इस कनेक्शन को बहुत आसानी से समझ पाए कि बहादुर बिट्टू ने अपने जीवन में बहुत बहादुरी दिखाई है। आपको क्या लगता है? मीता ने बच्चों को जिस तरह से उनकी ही एक सहपाठी की कहानी के साथ पाठ के को जोड़ लिया, तो क्या ये बच्चों के लिए आसान रहा होगा? बच्चों ने इसमें बहुत ज़्यादा रुचि ली होगी या फिर बच्चों ने गुमसुम होकर कहानी को पढ़ा होगा? आप सभी इस बात का जवाब अच्छी तरह से जानते हैं। बहादुर बिट्टू कहानी के इर्द गिर्द समस्त कक्षाई प्रक्रियाओं में सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना सब शामिल रहा और इसके साथ साथ आकलन भी शामिल रहा। मीता ने अपनी कक्षा के बच्चों के साथ जितनी भी भाषाई प्रक्रियाएं संपन्न की, उनमें वह अवलोकन के माध्यम से बच्चों के भाषा आकलन का कार्य भी करती गई, ताकि आवश्यकता अनुसार उनकी उचित मदद की जा सके। कहानी या कविता को पढ़ाते समय विभिन्न भाषाई कौशलों के विकास के साथ आकलन करना सहज व सरल है। घर की भाषा में बात करना, अनुमान लगाकर पढ़ने के अवसर देना, उनके जीवन से जुड़े प्रश्न पूछना, तर्क करना, चित्रों पर आधारित प्रश्न या अभ्यास आदि विधियां आकलन को रुचिपूर्ण व सतत बनाती हैं। मीता की कक्षा को देखने के बाद हमारे मन में कुछ प्रश्न आ रहे हैं, जैसे कहानी कहना या सुनना किन उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करते हैं? मीता ने कहानी के अंत में बच्चों का आकलन कैसे किया होगा? बच्चों द्वारा कहानी को आगे बढ़ाना या कहानी के अंत बदलना
भाषा विकास में कैसे मदद करेगा? या फिर आप बच्चों की मौखिक भाषा का आकलन करते समय किन बातों पर ध्यान देंगे और क्यों? भाषा आकलन करते समय अनेक आकलन बिंदुओं का ध्यान रखना आवश्यक है, जो कि हम इस सत्र में पहले ही देख चुके हैं। और हर कक्षा में आकलन के बिंदु और आकलन की परिस्थितियां भिन्न भिन्न हो सकती हैं, क्योंकि हमारे बच्चों का पर्यावरण, उनका वातावरण और उनके सीखने का वातावरण अलग अलग होता है। समझते हैं हम आकलन के प्रकारों को। मुख्य रूप से अगर हम विभाजित करें तो आकलन के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। निदानात्मक आकलन, जिसको हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहते हैं, निर्माणात्मक आकलन, जो कि फॉर्मेटिव असेसमेंट है, एंड सारांशित आकलन, जिसको समेटिव असेसमेंट कहा जाता है। आइए समझते हैं निदानात्मक आकलन को। जैसा कि शब्द से ही हमें पता चल रहा है कि निदान, दैट इज डायग्नोसिस, जहां पर हम बच्चे की कुछ विशिष्ट या विशेष परिस्थितियों में आने वाली कठिनाइयों को पता लगाकर उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। इस आकलन के द्वारा ये पता लगाने का प्रयत्न करते हैं कि पाठ्य वस्तु का कौन सा भाग किस मात्रा में सीखा गया है और कितना भाग छात्र सीखने में असमर्थ रहा है। छात्र की विषयवार विशिष्ट कमजोरियों का पता निदानात्मक आकलन द्वारा लगाया जाता है। निदान परीक्षण व्यक्ति की जांच करने के पश्चात किसी एक या अधिक क्षेत्रों में छात्र की विशेषताओं एवं कमियों को व्यक्त करता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, कुछ बच्चे किताब के पाठ को बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं, परंतु उन्हीं शब्दों को लिखने में उन्हें समस्या आती है। बच्चे किसी विशिष्ट मात्रा के शब्दों को तो पढ़ लेते हैं, परंतु किसी अन्य मात्रा के शब्दों को पढ़ने में उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से अगर हम बच्चों का एक डायग्नोस्टिक टेस्ट ले पाए आकलन की किसी भी विधि या गतिविधि के द्वारा, तो हम उसका निदान करने में अच्छी तरह से सफल हो सकते हैं। निर्माणात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट, जहां पर हम बच्चों की कठिनाई का पता लगाने के बाद ये जानने का प्रयास करते हैं कि कौन से असेसमेंट या आकलन की विधियां हो सकती हैं जिससे उनकी कठिनाइयों को दूर किया जा सके। निर्माणात्मक आकलन एक सतत प्रक्रिया है जो बच्चों को रचनात्मक ढंग से सीखने और प्रगति करने में मदद करती है। इस आकलन से शिक्षकों को उन छात्रों को पहचानने में मदद मिलेगी जिन्हें कोई विशेष कठिनाई है। इस आकलन से शिक्षक अपनी शिक्षण प्रक्रिया को भी आसानी से समायोजित कर सकते हैं, अर्थात बच्चों के स्तरानुसार वह अपने शिक्षण प्रक्रिया और कक्षा में की जाने वाली गतिविधियों को ढाल सकते हैं या उनमें वांछित सुधार कर सकते हैं। आकलन की यह प्रक्रिया सरल, रोचक एवं अच्छे परिणाम देने वाली है। सारांशित आकलन, जिसको हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं, और बेसिकली इस आकलन को हम किसी सत्र के अंत में या सत्र के बीच में करते हैं। सारांशित आकलन छात्रों के मूल्यांकन को संदर्भित करता है, जो कि परिणाम पर केंद्रित है, और ये ग्रेडिंग प्रक्रिया का एक हिस्सा है जो छात्रों को समय समय पर दिया जाता है, आमतौर पर किसी पाठ्यक्रम, शब्द या इकाई के समापन पर। जैसे हम बच्चों को कुछ पाठ या कविता पढ़ाने के बाद उनका एक समेटिव असेसमेंट कर सकते हैं। सारांशित आकलन सीखने की प्रगति की जांच करता है। यदि बच्चे 2 पाठों में उनके शब्द अर्थ, उन पे आने वाली अभ्यास कार्य, उनके प्रश्नोत्तर, उनके शब्द अर्थ को एक साथ अगर हमारे बनाए हुए प्रश्न पत्र को हल कर सकते हैं, तो वो हमारा एक सारांशित आकलन होगा।
क्योंकि सारांशित आकलन सीखने की प्रगति की जांच करता है और एक संकेतक के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त स्कोर, ग्रेड या प्रतिशत जो पाठ्यक्रम की गुणवत्ता को दर्शाता है और स्कूलों में रैंकिंग के लिए आधार बनता है। आकलन को एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं। कविता मनुष्य के भावों की सहज अभिव्यक्ति है। कविता करना, शेर कहना और उसके प्रभाव में आनंदित और रोमांचित होना हमारे जीवन में लय और संगीत की तरह घुले मिले हैं। कभी बाल गीत, कभी गीत और गजल, कभी भक्ति संबंधी पद एवं भजन के रूप में, तो सभी काव्य रूप में कविता से हमारा एक संबंध बना ही रहता है। इसलिए कविता शिक्षण एक साहित्यिक विधा का शिक्षण मात्र नहीं है। इसका मतलब है जीवन में मौजूद लय, संगीत एवं प्रवाह को सहेजना, विद्यार्थियों और शिक्षकों के मध्य मौजूद सरसता को एकतान करना। अब कविता शिक्षण के दौरान हम बच्चों का आकलन किस प्रकार करें, आइए देखते हैं। इस पोएम को पढ़ाने से पहले हम बच्चों से किस तरह की गतिविधि, किस तरह से हम बच्चों को इस कविता को पढ़ाने के लिए तैयार करें। इस कविता से जुड़े हुए हम कुछ ऑडियो, वीडियो, चार्ट, पोस्टर, चित्र, कोई फिल्म, आकलन आदि का अनुमान लगाना, जुटाना या इसके प्रारूप को सुनिश्चित करना, ऐसी किसी भी बिगिनर एक्टिविटी को अपनी शिक्षण प्रक्रिया में इन्वॉल्व कर सकते हैं। और इन तैयारियों को करते हुए हम प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा या तृतीय भाषा को ध्यान में रख सकते हैं। पढ़ने से पहले इस कविता में रुचि जागृत करने के लिए बच्चों से कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं या कोई गतिविधि कराई जा सकती है, जिससे बच्चे इस कविता को पढ़ने के लिए और पढ़कर समझने के लिए क्यूरियस हों। पढ़ते समय शिक्षक बच्चों से उनके परिवार के सदस्यों, विशेषता माँ के संबंध में चर्चा कर सकते हैं और पढ़ने के बाद बच्चे अपनी माँ के विषय में स्वयं कुछ बता सकते हैं या कुछ वाक्य लिख सकते हैं। चलिए, जो कविता हमने अभी अपने सत्र में देखी, हम उनसे कुछ शब्दों को चुनने का कार्य करते हैं और अपने बच्चों से भी करवा सकते हैं। इस कविता में जिन शब्दों का अर्थ हमें समझ नहीं आ रहा है या हमारे छात्रों को समझ नहीं आ रहा है, हम उनकी एक सूची तैयार करते हैं और ये सूची शिक्षक व छात्र दोनों को ही तैयार करनी है। और उसके उपरांत शिक्षक बच्चों से डिक्शनरी का प्रयोग करके उन शब्दों के अर्थ को ढूंढने के लिए कह सकते हैं, अनुमान लगाने के लिए कह सकते हैं। जैसे अपनी माँ के संबंध में कौन सी ऐसी बातें हैं जो वो हमेशा याद रखना चाहेंगे, या अपने माँ के विषय में कौन सी ऐसी बातें हैं जो उन्हें सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं और आकृष्ट लगती हैं। उनके माँ के कौन से ऐसे गुण हैं जो कि वो अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं। ऐसी बहुत सारी आकलन की छोटी छोटी गतिविधियां हैं जो कि हम अपनी कविता की कक्षा में कर सकते हैं। आइए समझते हैं भाषाई कौशलों के आकलन हेतु कुछ गतिविधियों को। जैसे आपको कुछ सकारात्मक बातों की सूची बनानी है जो कि आप अपने जीवन में हमेशा से करना चाहते हैं। जैसे आप अपनी मनपसंद जगहों पर घूमने जाना चाहते हैं, आप कुछ समय अपने पेड़ पौधों या अपने पुराने चित्रों के साथ बिताना चाहते हैं, आप उस कार्य को करना चाहते हैं जो कि आपको सबसे अच्छा लगता है। इस गतिविधि के दौरान आप बोलने, पढ़ने और लिखने तीनों भाषाई कौशलों पर काम कर सकते हैं और इस गतिविधि को थोड़ा सहज रूप देकर अपने छात्रों से भी करवा सकते हैं।
दूसरी गतिविधि, यहाँ पर आप कुछ चित्र और कुछ शब्द देख रहे हैं। इन दिए गए चित्रों एवं शब्दों की सहायता से आप किसी कहानी का निर्माण कर सकते हैं, कोई छोटी कविता लिख सकते हैं, या आपको अगर इन शब्दों को देखकर अपना पुराना कोई संस्मरण याद आ रहा हो तो आप उसको भी लिख सकते हैं। इस तरह की गतिविधि कक्षा में बच्चों के साथ कराना बहुत रुचिपूर्ण और आसान होता है। बच्चों को हम कुछ शब्द, कुछ किसी कहानी या कविता की शुरुआत देकर उनसे उसे आगे पूरा करने को कह सकते हैं। आपके सामने दो चित्र हैं। एक चित्र में एक छात्रा किताब पढ़ रही है और दूसरे चित्र में एक छात्रा लिख रही है। हमें आकलन के कुछ ऐसी गतिविधि को डिजाइन करना है जिसमें हम इन दोनों छात्राओं का आकलन कर सकें, क्योंकि जो छात्रा किताब को पढ़ रही है उसको लिखने में कुछ परेशानी आती है और जो छात्रा लिख रही है उसको शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। तो हम ऐसी कौन सी गतिविधि करा सकते हैं जिससे हम इन दोनों ही छात्राओं का आकलन कर सकें। हमने इस सत्र में जानने का प्रयास किया कि भाषा आकलन एक सतत प्रक्रिया है जो कि निरंतर चलती है। आकलन अधिगम स्तर में सुधार, शिक्षण प्रक्रिया को समायोजित करने तथा आगामी कार्य योजना के लिए अत्यंत आवश्यक है। आकलन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कि कक्षा की किसी भी गतिविधि के दौरान की जा सकती है। आकलन निदानात्मक, निर्माणात्मक तथा सारांशित तौर पर किया जा सकता है। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये सत्र जरूर पसंद आया होगा और आपकी समस्याओं और प्रश्नों को दूर करने में सहायक रहा होगा। हमारे इस सत्र को इतने ध्यान से सुनने के लिए और धैर्य से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।